गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो जो ये आज का हमारा सेशन है, ये सेशन है हमारा मैथ पेडागोजी का। एंड ये मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं कि प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आपके लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए ना, ये बेनिफिशियल होगा जो पेपर 1 के एग्ज़ाम दे रहे हो या पेपर 2 के, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि ये पेडागोजी है और पेडागोजी हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर वो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, तो पेपर 1 वाले भी इसे देखें, जो पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इसे देखें, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे मैथ पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 2022 में आए थे, तो मैं उनको लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प देगा, जहाँ भी आपसे करंट अफेयर या जीके क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, और ये आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो उस हिसाब से भी आपको ये जानना चाहिए, कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप समाज में किसी से बात कर सको तो आपको लोग समझे कि हाँ, आपको करंट अफेयर का नॉलेज है, आइडिया है। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है ना करंट अफेयर का, वो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, हु हैज़ बीन गिवन द बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड एट द 68 हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, कि कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। आपके सामने ऑप्शन है ऑल क्विट, क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, फिर बधाई हो, गंगूबाई काठियावाड़, या फिर जर्सी। तो इसमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आप बताओगे, वो आप कमेंट में मेंशन करोगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगी। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के सबसे पहले क्वेश्चन से, पेडागोजी। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इसके पहले जो मैंने पेडागोजी का एक सेशन दिया है ना वीडियो, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, बट डिफरेंट वे में। यहाँ पे सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा गया है, बट तरीका दूसरा हो गया है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ ना, सीटेट कुछ भी नहीं है, बस रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें लहजा बदल देता है, लैंग्वेज बदल देता है, चीज़ वही रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following represents the correct sequence of the development of geographical understanding according to वैन हेले थ्योरी। ठीक है, आपको अगर याद होगा, मैंने जो इसके पहले आपका मैथ पेडागोजी का सेशन लिया, उसमें मैंने डिस्कस किया था वैन हेले थ्योरी के बारे में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है ना, वो जाके वो वीडियो देख लें। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, बट उसके पहले वाले वीडियो में ना मैंने उसे ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आई होप कि आपने उसे देखा होगा, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो आपके सामने ना ये 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन में दरअसल है क्या। ठीक है, इसकी जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर एक एक करके वो सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ, जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका क्या है इस क्वेश्चन का। जो सबसे पहला हमारा इसमें क्या क्या है करेक्ट, इसका आपको बताना है सीक्वेंस। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, रिलेशनशिप, एनालिसिस, डिडक्शन, एक्सोमेटिक। फिर दूसरा ऑप्शन में आप आओगे तो देखोगे रिकॉग्नाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशनशिप, डिडक्शन एंड एक्जिमेटिक। फिर सी ऑप्शन में आप आते हो तो देखो एनालिसिस, रिकॉग्नाइजेशन, डिडक्शन, रिलेशनशिप एंड एक्जियोमेट्रिक। सेम आपका डी ऑप्शन है, एनालिसिस, डिडक्शन, रिकॉग्नाइजेशन, रिलेशनशिप एंड एक्जियोमेट्रिक। इसमें आपको क्या करना है ना, सिर्फ करेक्ट सीक्वेंस बताना है। आप देखोगे तो सब में सेम वर्ड है, 5 वर्ड है। ठीक है, एंड बस सिर्फ सबका सीक्वेंस हर में चेंज है, एंड आपको इस जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। एज हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो वैन हेली है, ठीक है, उन्होंने ना 5 स्टेज दिए थे। ठीक है, 5 लेवल बताए थे अपने। ठीक है, लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक, लेवल 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्लाइड इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वैन हेली लेवल। ओके, वैन हेली जो ज्योमेट्री का आपको दिया था, इसमें ज्योमेट्री में आपको लेवल बताए थे इन्होंने। ठीक है,
वैन हेले थ्योरी वाज गिवन बाय डायना वैन हेली एंड जिल्डोफ एंड पेरी वैन हेली। ठीक है, ये दोनों कौन थे? ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाउ स्टूडेंट लर्न ज्योमेट्री एंड देयर शेप। इसमें ये बताता है ना कि जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से ज्योमेट्री को समझ रहे हैं और ज्योमेट्री के शेप को समझ रहे हैं। अगर आप ज्योमेट्री को देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है, वो पूरे शेप से भरा हुआ है। ट्राइंगल, ठीक है, आप कोई भी शेप आपका हो गया, रेक्टेंगल, सर्किल, कहीं ना कहीं आप सब कुछ ज्योमेट्री में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने लेवल 1 से विजुअलाइजेशन, जिसे हम रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कैन रिकॉग्नाइज, यहाँ पे देखो रिकॉग्नाइज कर रहा है ना स्टूडेंट, विजुअलाइजेशन में आपने क्या कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। सेप बाय देयर होल अपीयरेंस, कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके होल अपीयरेंस से। ठीक है, जैसे कि समोसा है, ठीक है, उसका होल अपीयरेंस आपको किस तरीके से दिखेगा? ठीक है, वो दिखेगा आपको ट्राइंगल के शेप का, भले ही वो साइड से थोड़ा सा आर आर तिरछा हो, भले ही उसका जो पेट है वो बल्गी हो। ठीक है, उसमें समोसे में आलू भरा हो, उसके पेट जो है वो बल्गी हो, बट फिर भी आप कोई बच्चा वो उसे दिखेगा ना जो लेवल 0 पे होगा, वो कहेगा कि भाई साहब ये ट्राइंगल है, भैया ये ट्राइंगल है, सर ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो उस टाइप के जो होते हैं ना रिकॉग्नाइजेशन के प्रोसेस, उस समय जो बच्चा रहता है वो लेवल 0 पे रहता है, क्योंकि वो पूरे होल अपीयरेंस को देख के ना एज्यूम करता है उसके शेप को। ठीक है, नॉट इवन थिंक, वो नहीं सोचता है विथ अदर पॉइंट, वो किसी अदर पॉइंट से उसको नहीं सोचता है। ठीक है, दे सी एनी शेप इन टर्म ऑफ हाउ दे लुक लाइक, बस वो किसी भी शेप को ऐसे ही समझेगा ना कि किस वे में वो है। लाइक इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पिरामिड देखेगा बोल देगा ट्राइंगल है। ठीक है, रोम्बस देखेगा बोल देगा स्क्वायर है। तो बस ये चीज़ वहीं पे यही दिखा रहा है, क्यूबाइड को बोल देगा ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल बोल देगा, क्यूब को स्क्वायर बोल देगा। तो बस वो सिर्फ एक साइड से देखता है, एज अ होल इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये शेप है, एंड लो भैया दे दिया मैंने आंसर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो, समोसा को ट्राइंगल बोल देगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दरअसल होता है क्यूबाइड बट उसे रेक्टेंगल बोल देगा, बॉल को सर्किल बोल देगा, जबकि वो क्या होता है, स्फेयर शेप का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लाइड में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा ना कि स्टूडेंट रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन बी में रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहा है, विजुअलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, सी में एनालिसिस की बात हो रही है एंड डी में भी एनालिसिस की बात हो रही है। तो पहला जो हमने स्लाइड देखा समझने के लिए, उससे हमें क्या समझ में आ गया कि भैया एनालिसिस तो पहले होगा ही नहीं, सबसे पहले तो वो रिकॉग्नाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा। तो सी और डी हमारे तो कहीं ऑप्शन में आते ही नहीं, क्योंकि ये सीक्वेंस ही गड़बड़ हो गया। सीक्वेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? वो सीक्वेंस हमारा स्टार्ट होगा रिकॉग्नाइजेशन से, नहीं तो विजुअलाइजेशन यहाँ पे वर्ड होता तो। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया, या तो आंसर होगा ए या तो आंसर होगा बी। ठीक है, नाउ मूव टू द अदर स्लाइड। अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं और फिर समझते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। नाउ अब आप देखोगे लेवल 1, जैसे ही वो लेवल 0 क्रॉस करता है तो वो पहुंचता है लेवल 1 पे, जहाँ पे वो एनालिसिस करना सीखता है। कैसे एनालिसिस करना सीखता है? नाउ सी, चिल्ड्रन लर्न टू एनालाइज, चिल्ड्रन जो है लर्न करता है एनालाइज करना स्पेसिफिक शेप एंड शेप प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइक रेक्टेंगल, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो इस टाइम में क्या होता है ना, देखो पहले में उसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को उसने देखा, क्यूबॉइड था, बोल दिया भैया रेक्टेंगल है। ठीक है, बट जब वो एक स्टेप आगे बढ़ा, जब वो समझा कि हाँ रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल कैसे समझते हैं, दोनों साइड उसके बराबर होंगे। ठीक है, सॉरी अपोजिट साइड जो है ना एक दूसरे के बराबर होंगे, एक ब्रेथ होगा जो छोटा होगा हमेशा लेंथ से, इस टाइप के ना वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को जान जाता है शेप की। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अब उसमें इन्हेंसमेंट होने लगता है। जैसे कि बच्चा जो है ना, अगर आप देखोगे तो पहले आप बच्चे को ना स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये आप बच्चे को अपने पढ़ाते हो, उसके बाद ही आप उसको बताओगे ए बी। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सेम थिंग जो होता है ना हमारे ज्योग्राफी में भी होता है। तो लेवल 0 पे हमने देख लिया कि वो रिकॉग्नाइज करेगा एज अ होल अपीयरेंस से। जैसे ही वो लेवल 0 को क्रॉस करके लेवल 1 में आएगा, अब वो धीरे धीरे शेप के बारे में ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को जान जाएगा कि हाँ रेक्टेंगल है तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर है तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो लेवल 1 में वो क्या करेगा, अब एनालिसिस करना सीख जाएगा। ठीक है, अलग अलग सब जो शेप होंगे ना उसको एनालिसिस करना सीख जाएगा। नाउ हम फिर से चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। देखो रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन। अब आप आ जाओ, उसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने एनालिसिस की। बच्चा रिकॉग्नाइजेशन के बाद एनालिसिस करना सीखेगा। बट
आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे ना तो आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए में आ गया आपका रिलेशनशिप। तो क्या हमने अभी रिकॉग्नाइजेशन के बाद रिलेशनशिप पढ़ा है? नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब बी में देखते हैं, रिकॉग्नाइजेशन हमने पढ़ लिया, चलो करेक्ट है, सही जा रहा है। एनालिसिस पढ़ लिया हमने, सही जा रहा है। बट ए सी डी तो हमारा कट गया ना, एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास एक और एक ऑप्शन क्या बचता है, बी। तो कहीं ना कहीं मैं समझ गई कि भैया ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इतना करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो सीटेड में, ठीक है, अपने टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। बट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको वन बाय वन जो सारे स्टेप है वो बताऊंगी। सारे स्टेप को आप समझो, इसी तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो, अपने टाइम को बचा सकते हो। हर क्वेश्चन को पूरा देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन में, अपना टाइम बचा सकते हो। तो देखो हमने दो यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हमने तीसरा क्या समझा कि रिलेशनशिप मीन्स कि अब वो एनालिसिस करना सीख गया है। थर्ड स्टेज पे मतलब लेवल 2 पे वो अब सेप के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना सीखेगा, ठीक है। देखो लेवल 2 जिसे हम लोग इनफॉर्मल डिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, स्टूडेंट इन दिस लेवल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सेप। अब ये जो है ना, जो प्रॉपर्टीज होते हैं सेप के, उसके बीच में अब ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने लगेगा, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये वो समझ जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, ये वो समझ जाएगा, चाहे वो ऐसे हो, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, देखो अपोजिट साइड ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा, ये कुछ कुछ जो है ना अब रिलेशनशिप को ना ये स्टैब्लिश करने लगेगा, ठीक है। तो इनफॉर्मल डिडक्शन ये हमने देख लिया रिलेशनशिप। तो पहले हमने क्या देखा, रिकॉग्नाइज किया, अब उसे एनालाइज करने लगा। एनालाइज करने के बाद वो अब रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने लगा, समझने लगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लेवल 3 पे। लेवल 3 हमारा आता है फॉर्मल डिडक्शन। ये क्या कह रहा है, at this level students are able to understand more complex geometric concept। अब इस स्टेज में आके ना वो और भी ज़्यादा जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, उसको समझने लगा, ठीक है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने लगा, अब और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को भी वो समझने लगा है, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन होगा कैन, ठीक है, स्टूडेंट्स कैन थिंक अबाउट प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सम थ्योरम पोस्टुलेट्स एंड डेफिनेशन। अब यहाँ पे वो किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा, जो भी हमारे एग्जाम होंगे, थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेशन जो होंगे, ठीक है, पोस्टुलेट्स जो होंगे, उन सारे के बीच में अब ये इस्टेब्लिश करने लगेगा, एक एक चीज़ को ये समझने लगेगा, अलग अलग जो इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं ना सबको। शेप के कॉन्सेप्ट को समझेगा, वो सर्किल को अब स्फीयर से रिलेट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा स्फीयर का ये होता है डिफिनेशन, सर्किल का डिफिनेशन ये होता है, इस तरीके से वो दोनों अलग है। जहाँ वो लेवल 0 पे वो स्फीयर को सर्किल बता दे रहा था, वो अब इस लेवल में आते आते कहीं ना कहीं अब वो समझ जाएगा कि भाई ये स्फीयर है, स्फीयर की ये प्रॉपर्टी होती है, अब मैं सर्किल को स्फीयर नहीं कर सकता हूँ और ना मैं स्फीयर को सर्किल बोल सकता हूँ। अब वो यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है ना लेवल 4, ठीक है, रिगॉर, ये होता है हमारा लास्ट स्टेज, लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग ज्योमेट्री शेप। दिस स्टेज स्टूडेंट कैन कंपेयर द शेप एंड द रिजल्ट विदाउट एनी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ शेप। यहाँ पे क्या होगा ना, उसको कोई भी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल नहीं चाहिए शेप के लिए। जैसे कि पहले उसको चाहिए था, ठीक है, पहले उसने कॉपी पे सर्किल बनाया, ठीक है, वहाँ पे सेंटर से उसका रेडियस नापा, ये उसका रेडियस हो गया, ये सर्कमफेरेंस हो गया। नहीं, रिगॉर में ना वो अपने माइंड में कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू वो इमेज बना के ना सारे को कंपेयर कर सकता है, एक दूसरे से रिलेट कर सकता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है, सारी चीज़ वो रिगॉर में कर सकता है। एंड ये फाइनल स्टेज होता है हमारे वैन हेले डायग्राम का। वैन हेले जो ज्योमेट्री के लेवल है ना, टोटल 5 लेवल के, ये सबसे लास्ट लेवल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आपको क्या पता चला कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी था वो था आपका करेक्ट आंसर। कैसे, बच्चा पहले रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसे एनालाइज करेगा, फिर वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा, फिर वो डिडक्शन करेगा। डिडक्शन हमने पढ़ा ना इनफॉर्मल में, ठीक है। उसके बाद एक्सोमेट्रिक, अब देखो डिडक्शन मोर कॉम्प्लेक्स को वो अब समझने लगेगा, ठीक है, अपने सूझबूझ से काम लेगा। एक्सोमेट्रिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसका ना कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है, बट हम इसे यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं, फैक्ट मानते हैं, उसी पे हमारा कुछ ज्योमेट्रिक बेस होता है, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सोमेट्रिक। ये मे बी शायद आपके आगे भी किसी क्वेश्चन में है, तो मैंने उसे वहाँ भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया।
अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मेंशन द वर्ड नॉट करेक्ट, कौन इसमें करेक्ट नहीं है। मीन्स इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, एक ऑप्शन गलत है, और जो ऑप्शन गलत है वो आंसर, जो क्वेश्चन ऑप्शन होगा ना, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। ठीक है, आई नो कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से कन्फ्यूजन बना देता है ना, क्योंकि जहाँ पे भी नॉट आ जाता है ना, लोग वैसे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अबाउट द नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स में कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 1 देखो आप पहले, इट इज़ अ साइंस ऑफ स्पेस, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। ठीक है, मैथमेटिकल नॉलेज इज एग्जैक्ट, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल। थर्ड ऑप्शन है आपका, मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर, एंड ऑल एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स आर प्रूव्ड फैक्ट इन मैथमेटिक्स। चलो ऐसे समझते हैं इसको। इट इज़ अ साइंस ऑफ स्पेस, आप देखते हो जैसे कि साइंस में, ठीक है, जैसे कि कोई रॉकेट वगैरह रहा, ठीक है, स्पेस में आप रॉकेट भेज रहे हो, कोई मिसाइल भेज रहे हो, ठीक है, तो आप उसको देखते हो ना, अच्छा इस बेस पे हम इतने वेलोसिटी से फेंकेंगे, इतनी एंगल बना के फेंकेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, आप देखोगे वहाँ पे भी मेरा मैथ यूज़ हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए फिजिक्स। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप उसमें मोशन पढ़ लो, ठीक है, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे ना कि मैथ आपका यूज़ हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ अ साइंस ऑफ स्पेस। ठीक है, हमने स्पेस की बात कर ली, आपको वहाँ पे मैग्नीट्यूड, मेजरमेंट ये सब करना पड़ेगा, तो इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा मिल गया ना कि भाई ये तो करेक्ट है। ठीक है, इट मीन्स कि ये ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, ये सही है, ये नेचर है मैथ का। अब आते हैं ऑप्शन बी में, मैथमेटिकल नॉलेज इज एग्जैक्ट, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि अभी मैंने आपसे पूछा 2+5 = 7, अब फिर अगले दिन मैंने आपसे पूछा 2+5 = तो आप बोल दोगे नहीं? नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्ट होता है, ठीक है, वो लॉजिकल होता है, करेक्ट करके सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसे पढ़ते भी हैं। ठीक है, पहले हम लोग नंबर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर डिवीजन सीखेंगे, इस तरीके से करते हैं ना। तो ये सिस्टमेटिक भी है, लॉजिकल भी है, एंड इसका जो ये है ना, जो भी इसका लॉजिक है सब एग्जैक्ट है। ठीक है, आंसर इसके एग्जैक्ट होते हैं, वर्डिंग इसके एग्जैक्ट होती है, तो ये भी चलो हमारा जो है एग्जैक्ट होता है, मीन्स कि ये भी हमारा नेचर है मैथ का। अब आते हैं हम ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 क्या कह रहे हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर। मैथमेटिकल लैंग्वेज वेल डिफाइंड होता है एंड क्लियर होता है। चलो ठीक है, वेल डिफाइंड कैसे, अगर आप रेक्टेंगल पढ़ते हो, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल लिया, तो आप उसके बारे में क्या पढ़ते हो, 4 साइड होते हैं, क्लोज्ड फिगर होता है, तो आप देखते हो कि हाँ वो क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, फिर देखते हो कि अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर बोलते हैं उसमें, ठीक है, डिफिनेशन में, तो क्या वो अपोजिट एक दूसरे के बराबर होते हैं? हाँ बराबर होते हैं। जब आप उसे स्केल से मेजर करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये बराबर है। ठीक है, तो हर चीज़ मैथमेटिकल लैंग्वेज में वेल क्लियर होता है एंड अच्छे से डिफाइन किया हुआ होता है, मीन्स कि ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि भैया डी गलत है, मीन्स कि ये हमारा नेचर नहीं है मैथ का, मीन्स कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा सही होगा, टिक करो, आगे चलो क्वेश्चन पे। बट कैसे, अब हम लोग ये देखेंगे, ऑल एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स आर प्रूव्ड फैक्ट इन मैथमेटिक्स। अभी मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में क्या बताया, जो एग्जाम होते हैं ना, ये फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, इसे कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, इसे हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, ये माना ही गया है कि भैया ये सत्य है। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 को हम लोग प्रूफ करने जाते हैं ना कि हाँ ये 1 है, ये 2 है, नहीं, ये सत्य है भैया, ये है तो है, इसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कैसे। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग इसे इसलिए देखेंगे ना कि कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, सीटेट में, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन रिपीट करता है, बस सिर्फ लैंग्वेज वर्डिंग बोलने का तरीका चेंज करता है। ओके ना, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। The statement mathematics is a science of space, magnitude and measurement is a common characteristic of mathematics। ये हमारा common characteristic है mathematics का। कैसे देखो, mathematics is a fundamental discipline that involve the study of pattern। ठीक है, स्टडी ऑफ पैटर्न को इन्वॉल्व करता है,
स्ट्रक्चर को करता है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को ये इंक्लूड करता है, कैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड नंबर थ्योरी, ठीक है, नंबर थ्योरी। अब कैसे, ठीक है, स्टडी ऑफ पैटर्न, स्टडी ऑफ पैटर्न से आप क्या समझ रहे हो? मान लो कि आपको दे दिया 2 4 6, ये मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, बट हो सकता है कि और भी डिफरेंट एग्जांपल होते हैं। तो ये देखो कहीं ना कहीं ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, +2 +2 +2 +2 मीन्स यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ पैटर्न भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं, जो हमारे रीजनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आपके रियल लाइफ में भी ये हेल्प करता है, उसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में कैसे, कुछ आप इमेज ले लोगे, शेप ले लोगे, ट्राइंगल बनाओगे, फिर सर्किल बनाओगे, फिर रेक्टेंगल बनाओगे, फिर ट्राइंगल, फिर गैप दे दोगे एंड रेक्टेंगल बनाओगे। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है ना, सर्किल होगा। तो ये स्ट्रक्चर को भी ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, स्टडी करता है, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कैसे हो गया? आपने बच्चों से पेन वेन सब ले लिया, कुछ नहीं दिया बच्चों को, ठीक है, और डायरेक्ट पूछा कि ठीक है तुम बताओ कि आपके पास जो है ना वो 5 पेन था, 5 पेन में से ना आपने 2 पेन अपने सिस्टर को दे दिया, आपके पास कितने बचे? आपने क्या रियल में बच्चों को पेन दिया था, प्रोवाइड किया था कॉन्क्रीट थिंग के तौर पे? नहीं, बट वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो ये बच्चों के लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है। सोचो इसका रियल लाइफ में कहाँ तक एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट लोग कहाँ तक सोचते होंगे, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बीच में भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है, आप इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को इंक्लूड करता है, ये आपको पता चल गया, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक, नंबर थ्योरम, ठीक है, बहुत सारे। उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। इट इज़ ट्रू दैट मैथमेटिक्स ऑफन डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू स्पेस। वो कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी साइड से आवाज़ आ रही है, ठीक है, बट आप उसे थोड़ा इग्नोर करना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके नाउ चलो यहाँ पे देखो, आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। ना आप यहाँ पे अब देखो, इट इज़ ट्रू दैट द मैथमेटिक्स ऑफन डील विद द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू शेप, ठीक है, स्पेस से हमने देख लिया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था अभी कि कैसे वो होगा, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट सच एज ज्योमेट्री और कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कैलकुलेट करते हो, 11 12 में आपने पढ़ा होगा कैलकुलस, ठीक है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इट ऑल्सो इनकम्पासेस अदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मैंने भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी बताया, डैट डू नॉट हैव डायरेक्ट फिजिकल इंटरप्रिटेशन। कुछ चीज़ होता है ना, हर चीज़ आप कॉन्क्रीट तौर पे नहीं कर सकते, कुछ चीज़ के लिए ना आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आपको ज़रूरत पड़ती है। आप ये सोच लोगे माइंड में, एक लो आप सिंपल एग्जांपल लो खुद से, ठीक है। आपके पास मान लो कि 200 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप उसे 1 बाय 1 अपने नोटबुक में लिखते नहीं हो कि आपको पैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करने हैं। आप माइंड में सोचते हो कि हाँ चलो 50 रुपये यहाँ देने, ऐसे करने ऐसे करने। हर चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होता है फिजिकल चीज़ का, ठीक है। तो सेम हमारे मैथ के भी साथ जाता है, इसलिए हम कहते हैं ना कि मैथ हमारा साइंस में यूज़ होता है, ठीक है, उसके मेजरमेंट कर सकते हैं, पैटर्न के तौर पे यूज़ होता है। एक एक चीज़ हम जो मैथ में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उसका यूज़ होता है, छोटे लेवल पे, बड़े स्तर पे, हर जगह, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा अपना ऑप्शन नंबर 1। तो हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर 1 जो भैया है वो तो करेक्ट है, ठीक है, वो तो नेचर में है। ऑप्शन नंबर 2 भी देख लेते हैं अब, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर, एक मिनट आप मुझे थोड़ा टाइम दो, आप स्क्रीन क्लियर दिखे उसके लिए, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पे हम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? यस, मैथमेटिकल नॉलेज इज ऑफन कैरेक्टरिस्टिक एज एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। यही था ना हमारे स्टेटमेंट में कि ये लॉजिकल है, सिस्टमैटिक है, एग्जैक्ट है। कैसे एग्जैक्ट कैसे है? सबसे पहले हम एग्जैक्ट के बारे में जानते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट बेसिकली यहाँ पे डिनोट क्या कर रहा है, ओके। So let's start the point. Mathematics strive for precise and accuracy, ठीक है, ये समझो तो ये हमारे accuracy को बताता है, ठीक है। The concept, principle and method of mathematics are precisely defined and described. जो हमारे मैथमेटिक के जो भी मेथड है या टर्म है उससे आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे से वेल डिफाइन किया गया होगा, क्लियरली बताया गया होगा, ठीक है। मैथमेटिकल आर्गूमेंट आर बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजन। अब डिडक्टिव रीजन क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। ऐसा तो नहीं है ना, पहले आप जनरल टू स्पेसिफिक मैं क्यों कह रही हूँ, ठीक है,
मान लो कि आपने बच्चों को दिया कि ठीक है एक रेक्टेंगल दे दिया एंड आपने बोला कि इसका पेरीमीटर बताओ। बच्चे छोटे लेवल के हैं, तो आप उसे करने दोगे कि ठीक है तुम एक एक लाइन को मेज़र करोगे, उसे तुम ऐड करोगे, तब वो बच्चे आपको बताएं कि हाँ मैम यस सर इसका आंसर ये होगा। इसके आपसे आपने क्या किया, बच्चे को कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट किया। ठीक है, बच्चे धीरे धीरे करके सीखे। ठीक है, आपने एक दो एग्जाम्पल दिए, ठीक है आप इसे ऐसे मेजर करोगे, इसे ऐसे मेजर करोगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बच्चों को आपने दे दिया, बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को मेजर किया एंड उसका पेरीमीटर बता दिया। ठीक है, कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि डायरेक्ट में बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l+b कि चलो इस फॉर्मूले को पुट करो एंड बनाओ। ये होता है हमारा स्पेसिफिक टू जनरल, अगर आप बच्चों को ऐसे बताते हो। बट हमें हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलना चाहिए। डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू हम बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब बच्चे से आप डिडक्टिव मेथड के थ्रू, डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू बच्चे से आप कम्युनिकेट करोगे, उसमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, आर्गूमेंट करेंगे, तो उनकी जो है ना डाइवर्जेंट थिंकिंग खुलेगी। ठीक है, तो ये सारे की यहाँ पे बात कर रहा है। ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो मैथमेटिक्स है हमारा एग्जैक्ट है, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 × 2 5+2 का एग्जैक्ट आंसर देगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा। डिफिनेशन हमेशा सेम रहेगा, डिफिनेशन में नहीं है कि बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहेंगी। तो ये हमारा कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि जो हमारे मैथ है ना वो एग्जैक्ट है। नाउ अब हम लोग आते हैं सिस्टमेटिक पे। आखिर सिस्टमेटिक पॉइंट का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, इट बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। जो हमारा मैथमेटिक्स है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड देन डेवलप अ मोर कॉम्प्लेक्स आइडिया बेस्ड ऑन दोज फाउंडेशन। ये मैंने आपको बताया अभी कैसे। छोटे बच्चे हैं, पहले आप उसे 1 2 पढ़ाओगे, ठीक है, फिर आप उसे ऐड करना बताओगे, फिर आप उसे माइनस बताओगे, फिर आप उसे मल्टीप्लिकेशन बताओगे, तब आप उसे डिवीजन बताओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 क्लास के बच्चों को लिया, चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट, अब तुम इसे कैलकुलेट करो, चलो पाइथागोरस थ्योरम तुम करो। ऐसा तो नहीं करोगे ना बच्चों के साथ। आप तो उसे बोलोगे ना ठीक है बेटा तुम पहले 1 2 3 4 सीखो, देन आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड धीरे धीरे सो ऑन फैक्ट्स एंड डेसिमल, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटिक तरीके को फॉलो करता है, रूल को फॉलो करता है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है क्या, लॉजिकल के बारे में बात करना। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं लॉजिकल के बारे में। यहाँ पे लॉजिकल लिखा हुआ है, ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स हमारा लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड। भैया ये तो बोल रहे हो बट कैसे, आगे बढ़ते हैं पता चलेगा कैसे। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं। मैथमेटिकल आर्गूमेंट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। मैंने ये आपको बताया, कहीं ना कहीं इसमें रीजनिंग लग रहा है, बच्चे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, अलग अलग पैटर्न को मेजर कर रहे थे, जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया। ठीक है, दिस अलाउ द मैथमेटिकल आइडिया टू बी वेरीफाइड एंड वैलिड थ्रू लॉजिकल आर्गूमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आप सॉरी जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि किस तरीके से अगर आप पेरीमीटर बच्चों से पूछते तो वो कैसे पेरीमीटर मेजर करेंगे, अलग अलग तरीके से। हर एक बच्चों का ना अलग अलग माइंड खुलेगा, अलग अलग तरीके से वो मेजर करेंगे। ठीक है, कोई कैसे करेगा, मान लो कि जैसे कि आपने ये रेक्टेंगल ही दे दिया, तो कोई ये चारों साइड प्लस करेगा, कोई इसको इसको निकाल देगा और खुद से इसको 2 से इंटू कर देगा। ठीक है, कोई पहले इन दोनों को प्लस करेगा, फिर इन दोनों को आपस में प्लस करेगा, फिर टोटल को आपस में प्लस करेगा। कई तरीके से बच्चे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। कहीं ना कहीं ये लॉजिकल आर्गूमेंट भी होगा, बच्चों में डेवलप करेगा, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बनेगी, पीयर ग्रुप से एक दूसरे के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक को फॉलो करता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आप लोग को। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करोगे आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड हाँ, मैं जो है ना इसका PDF जो है वो शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको डिस्कशन करना है, आपको मैसेज करना है, तो हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है एंड टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप फ्री हो, आप अपना कम्युनिकेशन वहाँ पे पुट कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे रेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, एंड चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ताकि इससे आपको क्या होगा ना कि जो भी वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे आपको वो तुरंत मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। नाउ मूव टू द लास्ट पॉइंट। इसके क्या है, ओवरऑल द एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स allow it to be a powerful tool for problem solving and understanding the concept of complex concept। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट। ठीक है,
आपने ये सारा समझ लिया, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3। देखो ये कहीं ना कहीं मैं ये आपको नहीं बता रही हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 का ये हुआ, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। मैं यहाँ पे ये इसलिए बता रही हूँ ना, ये हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक बन रहा है ना, मैं वो भी आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बी केयरफुल, एक एक वर्ड आपके लिए कहीं ना कहीं पेडागोजी में अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या था क्वेश्चन में? यस, मैथमेटिकल लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर। ठीक है, ये था ना वेल डिफाइंड एंड क्लियर। कैसे? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन यूज प्रिसाइज एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसमें ना कोई भी कंफ्यूजन वाला वर्ड नहीं है, सटीक है, सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि एम्बिगियस वर्ड नहीं है। मैं से हिंदी में डिस्क्राइब नहीं कर पा रही एग्जैक्ट वर्ड, बट ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाले वर्ड है। ठीक है, कन्फ्यूजन से आप इससे कर सकते हो ना कि क्लियर वर्ड है, सटीक वर्ड है। आपको ना दो राय इसमें नहीं मिलेगा, एक राय आपको मिलेगा, क्लियर मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स are often abstract and complex and require a clear and exact language to be communicate effectively। क्यों? क्योंकि जो हमारे मैथमेटिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी आइडिया है, ठीक है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आइडिया हो, ठीक है, चाहे वो आप क्लास 1 के बुक उठा के देख लो या आप क्लास 12 के मैथ के बुक उठा के देख लो, हर एक वर्ड एग्जैक्ट क्लियर लैंग्वेज में आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से आप आगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसी के थ्रू आप अपने आप को रियल वर्ल्ड से, रियल एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, रेक्टेंगल का कोई प्रॉपर्टी उठा के देख लो। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी में कुछ मिलेगा, आर.एस. अग्रवाल के बुक में कुछ मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट बुक में कुछ मिलेगा, नहीं, सब जगह सेम ही चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, नाउ मैथ लैंग्वेज इज वेल डिफाइंड इन द टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको बता दिया। मीन्स कि ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा नेचर का, बट क्वेश्चन हमारा क्या था कि नेचर में क्या नहीं है। तो हमने आंसर क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 4। क्यों हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था? क्योंकि उसमें एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स को जो है ना बताया गया था कि इससे भी प्रूव किया गया है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स आर एज्यूम विद द ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, they are not proved, ये proved नहीं है। hence this is the reason, that's why the option number 4 is the correct option, correct answer of this question। okay, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मैंने इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया जिससे आपको ये समझने में इजी हुआ होगा। इससे रिलेटेड आगे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? वेट, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? कहीं ना कहीं देखना ये सीटेट केवीएस एग्जाम से रिलेटेड होगा, मैं इसमें इसका एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, हाँ, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज टू इवेलुएटेड द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज विथ रिस्पेक्ट टू क्राइटेरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ भी जो क्राइटेरिया असेसमेंट है, रेफरेंस असाइनमेंट है, ये इवेलुएट करता है स्टूडेंट्स के लर्निंग को, लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया, बस उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, बस कोई भी इधर उधर की बातें नहीं। जो क्राइटेरिया आपको दे दिया गया उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की लर्निंग को अब एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, उसे इवेलुएट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कहता है? जो नॉर्म रिफर्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमेडियल टीचिंग। और जो नॉन रेफरेंस असेसमेंट है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है रिमेडियल टीचिंग के लिए या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा या आप अपने माइंड में ये चीज़ सोचोगे कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट या रिमेडियल टीचिंग क्या है। ये उस वक्त किया जाता है जहाँ भी बच्चे की, जब आप वीकनेस को पकड़ लेते हो। ठीक है, कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसके अपने वीकनेस पकड़ लिया कि ये ऐड कर पा रहा है, ये रिपीटेटिव ऐड कर पा रहा है, बट अगर आप उसको 5x4 दे दो ना तो वो नहीं कर पा रहा है ये। तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे में उस लूप होल को ठीक करने के लिए जो भी आप रेमेडियल टीचिंग लेते हो, ठीक है, वो होता है आपका रेमेडियल टीचिंग, जिसके थ्रू आप उसे ठीक कर सकते हो। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हो गया? जिसके थ्रू आप पता करते हो ना कि बच्चे में वीकनेस क्या है, तो वो हो गया हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसमें आप बताओ कि ऑप्शन नंबर A B C D कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखोगे तो इसमें कह रहा है कि
ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो क्या बी करेक्ट है? आई डोंट नो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ए करेक्ट है, नहीं पता, फिलहाल तो मुझे नहीं पता। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इनकरेक्ट, या दोनों स्टेटमेंट गलत है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है, नहीं पता हमें। हमें पता होने के लिए क्या चाहिए होगा? पता करने के लिए हमें ये जानना होगा कि क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है एंड नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जानते हैं, इसके आंसर आप लोग खुद दे दोगे मुझे। आई नो आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, टैलेंटेड स्टूडेंट हो। नाउ लेट्स मूव। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट, ये एक असेसमेंट है, डैट फोकस ऑन मेजरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो भी पहले से प्री जो डिटरमाइंड हमारे क्राइटेरिया होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आगे देती हूँ, पहले ये देख लो। आप नेक्स्ट पॉइंट देख लो पहले। द क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड टिपिकली डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट शुड नो, कि क्या स्टूडेंट जानता है, एंड बी एबल टू डू, एंड बी एबल टू मतलब कि उसकी जो क्षमता है स्टूडेंट्स की वो कहाँ तक, एंड प्रोवाइड अ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर इवेलुएटिंग देयर परफॉर्मेंस, ताकि उसके थ्रू जो है ना बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट कर सके। कैसे? मान लो कि बच्चे के एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, उसमें आपने दे दिया बच्चे के एग्ज़ाम में कि 40 नंबर जिसके आते हैं, ठीक है, 40 या 40 से ज़्यादा वो पास हैं, 40 से नीचे वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो फेल कर जाएंगे। तो ये आपने कहीं ना कहीं पहले से ही क्राइटेरिया सेट कर दिया, भैया 40 से ऊपर तो पास, 40 से नीचे तो फेल, गए दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा के लाना पड़ेगा, उसके बाद भले ही आपको पेरेंट्स लाख जूते दें। ठीक है, जस्ट फॉर अ जोक। ठीक है, डोंट बी सीरियस, मारना नहीं चाहिए बच्चों को, बट चलो ठीक है। इसके पहले से आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हाँ 40 से नीचे लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, 40 से ऊपर होगे तो आप पास हो जाओगे। ये कहीं ना कहीं आपने पहले से क्राइटेरिया सेट कर दिया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। ये क्यों यूजफुल होता है? मास्टरी लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, आपकी लेवल को चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स की पर्सनल लेवल को चेक करने के लिए। यहाँ पे देखो सिंगल स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है अपने क्राइटेरिया जो प्री डिटरमाइंड है उसमें पास होने के लिए। इसमें इसकी कंपटीशन जो होती है ना खुद से होती है, दुनिया वालों से नहीं होती है, ग्रुप से नहीं होती, सिंपल इसकी कंपटीशन खुद से है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके लिए, आप लोग किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो? आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, एंड आपको पहले से पता है ना कि जो सीटेट में आपको नंबर लाने हैं ना, मिनिमम नंबर आपको 90 लाने हैं ताकि आप पास कर सको। ठीक है, आपकी क्राइटेरिया पहले सेट है। तो सीटेट एग्जाम कहीं ना कहीं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में आएगा, वहाँ पे आपका कंपटीशन खुद आपसे रहता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, आपको 87 आ रहा है, आपकी कंपटीशन आपसे खुद से है कि आप और इम्प्रूव करो, कम से कम आप 90 ला के पास कर जाओ, सिक्योर हो जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। Now, what is the meaning of norm reference assessment? It is a type of assessment that compare an individual student's performance to the performance of a लार्ज ग्रुप। इसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है ना लार्ज स्टूडेंट के जो ग्रुप होते हैं ना उससे कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो एक क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने उसमें से बोला कि सब एग्ज़ाम दो, जो टॉप 5 बच्चे होंगे ना उसे ट्रीट मिलेगा। एनीवन नोज कि वो टॉप 5 बच्चे कितने नंबर लाएंगे? हो सकता है क्वेश्चन टफ हो तो 100 में उसे किसी बच्चे को जो सबसे टॉप करेगा, जो फर्स्ट रैंक पे होगा उसे 80 नंबर आएंगे, हो सकता है 85 नंबर आए, हो सकता है 90 नंबर आए, हो सकता है 75 नंबर भी आए सबसे टॉप वाले को, कुछ भी हो सकता है। पहले से ना इसमें कोई क्राइटेरिया सेट है ना कुछ, तो जो जैसे जैसे टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे बस उन्हीं को ट्रीट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन किससे हो गया? होल ग्रुप से हो गया ट्रीट लेने के लिए कि भैया मेरे को नंबर चाहिए तभी मुझे ट्रीट मिलेगा। कितने नंबर चाहिए डजेंट मैटर, किसी को नहीं पता है, बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना नंबर चाहिए मुझे ट्रीट पाने के लिए। ठीक है, टीचर के थ्रू। नाउ द ऑप्शन पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ए नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट द फोकस इज ऑन हाउ वेल अ स्टूडेंट परफॉर्म इन कंपेयर टू द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसे ट्रीट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
जो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें वेल परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी से ट्रीट मिलेगा ना। बस सिंपल इसका मतलब यही है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट आर टिपिकली रिपोर्टेड इन परसेंटाइल रैंक। इसमें बेसिकली जो आपको रैंक मिलता है ना, जो आपको नंबर मिलते हैं ना, वो परसेंट के बेसिस पे मिलते हैं, या फिर सीजीपीए आप समझ लो, ठीक है। तो सीजीपीए के बेसिस पे मिलते हैं, परसेंट के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। मेनली ये परसेंट वर्ड यहाँ पे हर जगह यूज़ किया हुआ है, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि जो आपके नॉन रेफरेंस टेस्ट होते हैं उसमें जो मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो किस बेसिस पे किए जाते हैं, तो आप बोल सकते हो परसेंट के बेसिस पे, ओके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, केवीएस का एग्ज़ाम ले लो, एनवीएस का एग्ज़ाम ले लो। आप पहले एग्ज़ाम देते हो, बाद में आपको पता चलता है इसका कट ऑफ क्या है, इसमें क्रॉस करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पहले से पता है कि 180 का नंबर का मार्क्स का एग्ज़ाम है, मेरे को इसमें 100 लाने हैं, मैं पास कर जाऊँगी, या 120 लाने हैं, मैं पास कर जाऊँगी, नहीं। आपको परफॉर्म करना पड़ता है जितना बेटर से बेटर हो सके, ताकि आप टॉप में आ सको और आपका कट ऑफ लिस्ट जो है ना वो क्रॉस कर सको आप, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ सके। तो केवीएस ये सब जो एग्जाम हो गया ना, वो आपके हो गए नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो जो आपका क्वेश्चन था, अगर मैं क्वेश्चन के पास चलूँ तो क्वेश्चन क्या था आपका, कि बताओ इसमें से दोनों में सही क्या है। कि क्राइटेरिया रेफरेंसेस लर्निंग जो है इवेलुएट करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को, पहले से जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो नॉन रेफरेंस असेसमेंट होता है वो डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग करता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो बी ऑप्शन है ना, ये हमारा गलत है, बी ऑप्शन हमारा गलत है, ये अब आप समझ गए। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को इसमें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है कोठारी कमीशन को लेके। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है, मैथमेटिक्स शुड बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 10 एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, ठीक है। 2 में आते हैं, इट इज़ द ओनली एन इमेजिनेशन दैट मेंटल एबिलिटी, डिसिप्लिन, कल्चर, सोशल एंड मोरल वैल्यू आर डेवलप इन स्टूडेंट बाय मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है, कहीं ना कहीं डेवलप तो हो रहा है ना एबिलिटी हमारा, इमेजिनेशन तो नहीं है। ये इमेजिनेशन वर्ड ही हमारे यहाँ पे पूरा खेल जो है बिगाड़ दे रहा है। मेंटल एबिलिटी का आप इमेजिनेशन करोगे, अच्छा ऐसा कहीं तो मेंटल इमेजिनेशन चल जाओगे, नहीं, इमेजिनेशन नहीं होता है यहाँ पे। इस चीज़ पे ही वो फोकस करते हैं, ठीक है, रीजनिंग पे, रियल लाइफ एग्जाम्पल पे, कहीं ना कहीं आप इससे जुड़ते हो। तो हमारा जो है ना इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, चलो सही है, एंड इमोशन आर डेवलप्ड इन स्टूडेंट बाय मैथमेटिक्स, ठीक है। इससे आप इमोशन डेवलप कर पाओगे। आप मैथ पढ़ रहे हो, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कि चलो आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसमें कि राम के पास 3 मैंगो थे एंड उसमें से 2 मैंगो उसने बेच दिए उसके, ठीक है, 2 मैंगो उसने बेच दिया, अब उसके पास 1 मैंगो है। तो आप ऐसा तो नहीं ना कि इमोशन हो जाओगे, हाय राम उसके पास 3 आम था, अब उसके पास 1 ही आम बचा, नहीं, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग थिंकिंग कर रहा है वो सही है, इमोशन वर्ड कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत होता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। 1 मिनट आप मुझे टाइम देना, 1 मिनट आप मुझे टाइम देना, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर आप डी देखते हो, एवरी स्टूडेंट्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द एब्स्ट्रैक्ट इन द मैथमेटिक्स, सो इट शुड बी एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आफ्टर 8। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाता है ये आफ्टर 8 के, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़े हो तब आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो क्या ऐसा था आपके टाइम पे कि आपने 8 तक पढ़ा, 9 से आपने छोड़ दिया था या नहीं पढ़ना मेरे को, ऑप्शन आपने दूसरा ले लिया, नहीं, आपने क्या किया, 8 तक आपने पढ़ा, 11-12 से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मैथ पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो आप बायो ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मैथमेटिक्स शुड बी मेड अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है उस स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के, उसके बाद ये ऑप्शनल हो सकता है, बट 1 से 10 तक में ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, किस तरीके से आप एलिमिनेट करोगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से एलिमिनेट करोगे। ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा आपके सामने,
ठीक है, आंसर आपके सामने परोसा हुआ होता है, बस आपको वैरायटी चेक करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो अच्छा लगा उसे रख लो, जो बेकार है उसे एलिमिनेट करो। ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1964 में कोठारी कमीशन का जो ये रिपोर्ट है वो सबमिट हुआ था। एंड एमंग इट्स मेनी रिकमेंड्स वाज द सजेशन दैट मैथमेटिक्स शुड बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास 1 to 10 एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। ठीक है, ये कब किया गया था रिपोर्ट सबमिट? 1964 में। और उस वक्त ये बताया गया था कि जो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैथमेटिक्स जो है ना कंपलसरी किया जाए एज अ जनरल एजुकेशन। ठीक है, फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है, जिससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाएंगे, उनकी कहीं ना कहीं जब आगे चल के उनकी जो जॉब के टाइम पे, ठीक है, रोजी रोटी के लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक नॉलेज आपको मैथमेटिक्स का होना चाहिए। ठीक है। Now, the commission believed that mathematics was an essential subject for all the students for their future career. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। मान लो कि किसी के जो है ना आम, किराने का स्टोर है, ठीक है, वो कुछ सामान भी लाता है या कुछ सामान वो बेचता है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स का तो यूज़ करता है ना। बहुत प्रॉफिट एंड लॉस तो अपना निकालता है ना, कमर्शियल मैथ का तो यूज़ कर रहा है। फॉर फ्यूचर कैरियर मैथ जो है हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन द स्टडी ऑफ द मैथमेटिक्स प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट। कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट कैसे होगा वो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, किराने के स्टोर का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड द एबिलिटी टू मेक डिसीजन। ठीक है, इसको थोड़ा डिसीजन भी ले सकते हो। कैसे? आप पहले ही सोच लोगे ना, अगर मैं इतने का सामान लूँ, ठीक है, इतने उसमें मेरे बेचूंगी, मैं इतने रुपए के बेचूंगी, इतने मुझे प्रॉफिट होंगे, इतने लॉस होंगे। अगर लॉस हो रहा है तो आप डिसीजन ले सकते हो कि ये इसमें मुझे लॉस हो रहा है, मुझे ये नहीं करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भैया मुझे करना है, मेरी डिसीजन इसमें है कि भाई मुझे करना है, मीन्स करना है, मुझे प्रॉफिट चाहिए। इस तरीके से आप इसमें डिसीजन ले सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। एनालिटिकल थिंकिंग, जो आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है, वो हो गया आपका एनालिटिकल थिंकिंग। ठीक है। नाउ ये सारे आपने पॉइंट देख लिया, अब हम लोग चलते हैं अपने आगे। आगे हमारा क्या है, एक मिनट देखो। बेस्ड ऑन दिस फैक्टर कमीशन रिकमेंड दैट द मैथमेटिक्स बी मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 10 विद द फोकस ऑफ डेवलपिंग अ बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव स्किल। मैंने ये सारे आपको डिस्कस कर दिए। द कमीशन ऑल्सो रिकमेंड दैट द एफर्ट बी मेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मैथमेटिकल एजुकेशन इंक्लूडिंग, इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया गया था, करिकुलम डेवलपमेंट भी को भी इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि जो है मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है बच्चों को अच्छा मिल सके। ठीक है, एक जो होता है ना क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिल सके बच्चों को। ठीक है, और जो भी एडुकेट टीचिंग रिसोर्स है वो भी प्रोवाइड किए जाए स्कूल में। ये था हमारा कोठारी। देखो ये हमारे जो हैं कोठारी साहब है, कोठारी कमीशन। ठीक है, ये हो गया। DS कोठारी इनका नाम था। इनका नाम क्या था? DS कोठारी। इसी कारण से जो है ना इसका नाम पड़ा था कोठारी कमीशन, जो कि 1964 में रिपोर्ट आया था, जिसमें क्या बताया गया था, क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए कंपलसरी है आपका, ठीक है, मैथ। ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये बच्चा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन को बता दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन बेसिकली है क्या? अ टीचर गिव्स द प्रॉब्लम इन हर क्लास। वो अपनी क्लास में एक प्रॉब्लम देती है। क्या प्रॉब्लम देती है? कि इन सर्किल द ग्रेटर नंबर इन द गिवन पेयर। ये जो पेयर दिया हुआ है A, B और C में, इसमें देखो इन दोनों में 9 to 2 और 9/0.3, इन दोनों में जो ग्रेटर है ना उसको आपको सर्किल करना है। सेम B में भी एंड C में भी। अब आपको बताना है दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी यूज बाई अ टीचर। इस टाइप के जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो टीचर क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको जो होगा वो आपको हमें बताना है कि करेक्ट इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप कि इसका आगे आंसर मेंशन नहीं हो। ठीक है, ताकि या हाँ ठीक है नहीं है, इसका जो है आप लोगों को आंसर खुद से बनाना है। आप लोग इसका कमेंट करोगे आंसर। ठीक है, आंसर का क्या सही होगा आप लोग मुझे बताओ।
ठीक है। अगर गलत होता है तो मैं वहाँ पे आपको कमेंट में बता दूंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, एंड मैं इसका लॉजिक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बट खुद से कुछ क्वेश्चन करो जिससे आप लोग के भी माइंड में जो है ना थोड़ी सी एक्टिविटी हो। बस पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए, एक्टिव लर्निंग करो, थोड़ा आप मदद करो, थोड़ा मैं मदद करूँगी, ठीक है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये हमारा जो है ना आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। आज मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। थे तो इसके अलावा भी क्वेश्चन, बट वो सिंपल क्वेश्चन थे जो कि कोई भी कर लेगा, ठीक है। बट ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे जो आपको जानना चाहिए था ना। व्हाट प्रॉब्लम इन दी मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूडेड एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। अब आपको बताना है कि प्राइमरी लेवल पे जो वर्ड प्रॉब्लम आपको होते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। एक मिनट आप मुझे टाइम देना। हाँ, अब ये बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम इफेक्टिवली आर इम्पॉर्टेंट स्किल टू बी एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट। दूसरा, पहला चलो ठीक है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल से दिया था कि बच्चों को आप अगर दोगे ना वर्ड बाय वर्ड करके सिंपल वर्ड में आप लिख के तो बच्चे समझेंगे। लाइक कि अपने बच्चे को क्वेश्चन दे दिया, इफ राम हैव 2 पेन एंड ही गेव one पेन टू हर फ्रेंड और टू हर सिस्टर, देन उसके पास कितने पेन बचते हैं। तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन को समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है, एंड उसके थ्रू उनको हेल्प मिलेगी बनाने में। तो चलो एक तरीके से मान सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा। बट आगे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, दे आर द ओनली टूल टीच लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या ऐसा है किसी को टूल है जिससे कि आप सिर्फ लैंग्वेज बता सकते हो मैथमेटिक्स की, ठीक है, नहीं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के लिए तो सिर्फ ये टूल है ना, ओनली टू ओनली वर्ड। देखो यही जो है ना निगेटिविटी क्रिएट कर देता है। मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है ना कि सिर्फ आप मैथमेटिक्स जानो, इसके थ्रू आप हर चीज़ से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा था, डिसिप्लिन, कॉन्सेप्ट एंड बहुत चीज़ से ना, कल्चर, ये सबसे भी ना ये हमें आइडेंटिफाई करवाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाता है। तो हमारा बी यहाँ पे ही गलत हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स गलत है क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया है। नाउ ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम मेक स्टूडेंट इफेक्टिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर ऐसा होता तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही क्यों ऐड किया जाता, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम हम देंगे बच्चों को उससे बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश की बुक पढ़ा रहे हैं, वैसा आप इन्वायरमेंट दोगे बच्चों को, ठीक है, तभी तो वो इंग्लिश बोल पाएंगे ना। ऐसा थोड़ी ना आप उनके सामने ना बड़े बड़े बुक रख दो, ठीक है, बोलो तुम इसे रीडिंग दो और आपको इंग्लिश आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। इनफैक्ट हम लोगों को नहीं आएगा ऐसे इंग्लिश जब तक हम लोग इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं क्या है। दे आर ईजी टू सॉल्व हेंस हेल्प स्टूडेंट टू स्कोर बेटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। स्कोर बेटर मार्क्स, क्या आप स्कूल में सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चों को इसलिए भेजते हो कि जिससे बच्चे अच्छे नंबर ला सके मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में टॉप कर सकें? नहीं, आप उसे रेडी करते हो फॉर द फ्यूचर कैरियर, उनकी आगे की लाइफ के लिए आप उसे तैयार करते हो, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये भी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि आप इस चीज़ के लिए नहीं करते हो। स्कूल में एडमिशन या फिर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाना, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का मोटिव हमारा ये नहीं होता है ना कि आप उसमें पास कर जाओ, आप उसमें बेटर नंबर लाओ, आप उसमें 100 नंबर लाओ। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, हर सब्जेक्ट का मतलब कोई ना कोई होता है आपकी लाइफ को इम्प्रूव करना, आगे की लाइफ को आपके इम्प्रूव करना, ठीक है, ना कि बेटर नंबर ला के कुछ अदर काम करना। बेटर नंबर के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन बचता है ए, मीन्स हमारा ए ऑप्शन सही है। कैसे? ये हमारे एबिलिटी को डेवलप करता है कि अंडरस्टैंड कर सके अच्छे से, बच्चे एक एक चीज़ को इंटरप्रेट कर सके, समझ सके एंड उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके इफेक्टिवली, एक एक सिंगल वर्ड को पढ़ के, ठीक है, जो कि एक्वायर बाय स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि एक्वायर करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। देखो मैं भी आपको सेम चीज़ बोलती हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना मैथ में, जैसे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, नहीं आ रहा है, कुछ मत करो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना आप वैसे वैसे उसको लिखते चलो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बस आपको कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला आना चाहिए एंड क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम को जो है ना सिर्फ समझने के लिए दे देते हैं, उसे अंडरस्टैंड करोगे समझ जाओगे। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट आंसर है।
नाउ आपको पता है मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन किया था, हु हैज़ बीन गिवन द फिल्म फेयर अवार्ड एट द 68 हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गंगूबाई काठियावाड़। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो आलिया भट्ट है, ठीक है, अवार्ड के साथ। ठीक है, तो गंगूबाई काठियावाड़ का इससे अवार्ड मिला है। ठीक है, इस मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। नाउ तो जो आज का हमारा सेशन है वो सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बट उसके पहले जिन लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम लोग भी इम्प्रूव कर सकें। इसके थ्रू आप टच में रहोगे हमारे, ठीक है, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग वो बेटर होगी। ठीक है, कुछ भी अगर नोटिफिकेशन होता है या जब भी हमारी वीडियो आती है तो आप उसे पहले देख सकते हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी जो सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेस कर सकते हैं, जो भी इशू है आप वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।